नमस्कार साथियों। मेरी एसीएफ और एफआरओ की जो क्लास है जिसके अंदर अपन ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक स्टार्ट किया था, उस निःशुल्क क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूं क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी परेशानियां होती है कि मैं चाह के भी क्लास नहीं डाल पाता। नहीं तो मेरा मन ये करता है कि रोज मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्लास डालूं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिसके कारण मैं क्लास नहीं डाल पा रहा। उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूं, खेद करता हूं। और नेक्स्ट अपन क्लासेस की श्रृंखला में चालू करते हैं जिसके अंदर शायद एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर मैंने आपको 16 क्वेश्चन बता दिए थे और शायद अपन 17वें क्वेश्चन से स्टार्ट होने जाएंगे आज। और मेरी उम्मीद यही है कि बार बार जो मैं फोटो लगाता हूं, मेरा मन भी यही कहता है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस साल एसीएफ में अच्छी रैंक्स को प्राप्त करेंगे और वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास भी है। नेक्स्ट अपन क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 17 अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो डाइबोरेन पर क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी आपकी संभावना है, क्योंकि हमारे कोर्स में इन्होंने डाइबोरेन स्पेशली कहा है कि आपको जो बोरेजॉल है या बोरेजीन है, दो तीन अलग अलग नाम आएंगे आज के इस पेपर में, तो आप उन सब चीजों को देखें। तो डाइबोरेन जो B2S6 है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना है। डाइबोरेन की संरचना संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? डाइबोरेन में दो ब्रिज हाइड्रोजन परमाणु है। डाइबोरेन में दोनों परमाणु 4 बॉन्ड बनाते हैं। डाइबोरेन में हाइड्रोजन परमाणु समान तल में नहीं होते और डाइबोरेन में सभी BH बॉन्ड समान होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा डाइबोरेन के बारे में। एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। डाइबोरेन की अगर बात की जाए तो आप सबको पता है जो डाइबोरेन है वो B2S6। B2S6 पहली बात हमेशा ध्यान रखें, डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। आपसे कहा जाए क्या डाइबोरेन कैसा है, तो आप हमेशा ध्यान रखें डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इस डाइबोरेन में क्या होता है, प्रत्येक बोरॉन पर sp3 संकरण होता है। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 2s2 2p1, टू एस टू 2p1, 2s का इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है। 4 परमाणविक कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, 1 s और 3 p, तो 4 sp3 संकृत कक्षक बनते हैं जिनमें 3 में तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और चौथा जो sp3 संकृत कक्षक है वो खाली है। यानी इस तरह की स्ट्रक्चर हुई। तो ये वाला थोड़ा सा एक बार वापस कर देते हैं इसको क्लियर, इस वाली तरह से। आपके समझ में आ गया होगा। अभी अभी बताया B2S6 के अंदर डाइबोरेन में प्रत्येक बोरॉन पर sp3 संकरण है, ये वाली कंडीशंस आई थी। अभी अभी जस्ट आपको 2 मिनट पहले ही बताया है, 2s 2p, ये वाली कंडीशन। 4 sp3 संकृत कक्षक बनते हैं जिनमें 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। चौथा sp3 संकृत कक्षक रिक्त होता है। इसी तरीके से दूसरे बोरॉन में भी sp3 संकरण है। इसको ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन और चौथा जो ये है
ये sp3 संकृत कक्षक है, ये रहे। अगर हम बात करें ये जो बोरॉन है, बोरॉन का ये sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के परमाणविक कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करेगा, हाइड्रोजन के परमाणविक कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करेगा, हाइड्रोजन के परमाणविक कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करेगा, हाइड्रोजन के परमाणविक कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहेंगे, T1, T2, T3, T4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं। और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपको पता है ब्रिज हाइड्रोजन कहलाता है। ये वाला हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो काफी कुछ इस तरह से बात आई। टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन। इस बॉन्डिंग को आपको पता है बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। सेंटर 3 है, इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही है। सेंटर 3 है, इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, ये बोरॉन हाइड्रोजन, ये बोरॉन हाइड्रोजन, ये बोरॉन हाइड्रोजन और ये बोरॉन हाइड्रोजन एक ही प्लेन पर होते हैं। जैसे ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखें एक बार, ये बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक प्लेन पर है, ये एक प्लेन पर है, ये एक प्लेन पर है और ये एक प्लेन पर है। लेकिन ये वाला जो बोरॉन हाइड्रोजन है, ये यूं तल के लंबवत है, इस तरह से तल के लंबवत है ये वाला। यानी आप सोचे ये बोरॉन बोरॉन, ये ब्रिज हाइड्रोजन, ये बोरॉन बोरॉन, ये ब्रिज हाइड्रोजन। अब पहला स्टेटमेंट है डाइबोरेन के अंदर 2 ब्रिज हाइड्रोजन परमाणु है, बिल्कुल है। डाइबोरेन में 2 ब्रिज हाइड्रोजन परमाणु है, बिल्कुल सही है। डाइबोरेन में दोनों बोरॉन परमाणु 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। डाइबोरेन में हाइड्रोजन परमाणु सेम प्लेन में नहीं होते, अभी बताया। ये 4 तो एक प्लेन में है और ये 2 ऊपर नीचे है। ये एक प्लेन में है, ये यू है तल के लंबवत, और ये यू तल में है। 4 तो एक प्लेन में है और 2 एक प्लेन में है। तो आप कहोगे डाइबोरेन में हाइड्रोजन परमाणु सेम प्लेन में नहीं होते, बिल्कुल सही है। यह बात गलत है कि डाइबोरेन में सभी BH बॉन्ड समान होते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है ये लंबा होता है, जबकि ये वाला बॉन्ड छोटा होता है। ये करीबन 134 पिकोमीटर के आसपास लंबे होते हैं, और जबकि ये वाला जो बॉन्ड है ये करीबन 119 पिकोमीटर के आसपास होता है। तो इसीलिए इसका आंसर 4 गया। इनमें से कौन सा बात डाइबोरेन के लिए सही नहीं है? डाइबोरेन में 2-3 बातें याद रखें। नंबर 1, डाइबोरेन में बोरॉन पर sp3 संकरण है, बनाना बॉन्डिंग पाई जाती है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है। ये बॉन्डिंग बनाना बॉन्डिंग है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, ये BH, ये BH, ये बोरॉन ये H, ये बोरॉन ये H, ये बोरॉन ये H, ये बोरॉन ये H, ये एक ही प्लेन में है। लेकिन ये वाला तल के लंबवत, ये वाला तल के लंबवत। इस बोरॉन हाइड्रोजन की जो लंबाई है 119 पिकोमीटर है, लेकिन जो तल के लंबवत वाले हैं ये, इनकी जो लंबाई होती है वो करीबन 134 पिकोमीटर होती है। इसीलिए हमने कहा कि डाइबोरेन में सभी BH बॉन्ड की बंध लंबाई समान नहीं होती। 4 BH बॉन्ड तो 119 पिकोमीटर के हैं, जबकि 2 BH बॉन्ड जो है वो करीबन 134 पिकोमीटर के हैं। अगला क्वेश्चन, डाइबोरेन के बारे में पूछा है। अब ये भी आपको क्वेश्चंस बताया था, वही क्वेश्चन वापस है। डाइबोरेन में 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन उपस्थित है, बिल्कुल सही है। अभी अभी आपको कहा कि जो ये डाइबोरेन है, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, अभी अभी कहा ये ब्रिज हाइड्रोजन, ये ब्रिज हाइड्रोजन, 2 तो ब्रिज हाइड्रोजन है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है,
ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। प्रत्येक बोरॉन पर जो संकरण है वो कौन सा होता है? sp3 होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोरोजोन है, ध्यान रखें, जॉन, बोरोजोन है। अगर आप सबने सुना हो अकार्बनिक ग्रेफाइट, जो बोरोन नाइट्राइड होता है इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। जो बोरोन नाइट्राइड है वो क्यूबिक आकार का एक क्रिस्टल होता है और इसी बोरोन नाइट्राइड को कॉमन भाषा में बोरोजोन कहा जाता है। ध्यान रखें, जॉन पूछे, जॉन जॉन जॉन, तो बोरोजोन कौन सा है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो बोरोन नाइट्राइड है इसी चीज को हम क्या कहते हैं? बोरोजोन कहते हैं। अकार्बनिक ग्रेफाइट, बोरोजोन। अगला, वो जॉन है और ये जॉल है। वापस देख ले रिवर्स करके, वो बोरोजोन है, जॉन, ये जॉल है। जो बोरेजोल है, बोरेजोल आपको पता होगा, जिसे हम बोरेजोल B3N3S6, इसे बोरेजोल कहा जाता है। सुना होगा, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया था कि जो अकार्बनिक बेंजीन है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बेंजीन से ज्यादा होती है, क्यों? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था डायरेक्ट कॉलेज लेक्चरर में। ऐसे कैसे क्वेश्चन आया था कि जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, जिसे आप बोरेजोल कहते हैं, जिसे आप B3N3S6 कहते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से, क्यों? पहली बात इसने कहा कि बोरेजोल नॉन पोलर कंपाउंड है। ये बात गलत है। अगर हम ध्यान से देखें तो बोरेजोल क्या है? बोरोन, 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 नाइट्रोजन, 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 H, 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 उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। नाइट्रोजन पर प्लस, बोरोन पर माइनस, नाइट्रोजन पर प्लस, बोरोन पर माइनस, नाइट्रोजन पर प्लस, बोरोन पर माइनस। जो बोरेजोल होता है उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा क्यों होती है, या इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन में इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था। पहली बात, बोरेजोल नॉन पोलर कंपाउंड है, गलत बात है, दिख रहा होगा पोलर है। दूसरी चीज, बोरेजोल कैसा है? पोलर कंपाउंड है। यही कारण है बोरेजोल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि बेंजीन तो नॉन पोलर होती है, जबकि बोरेजोल कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछने लायक है। लुईस एसिडिक ऑर्डर आपसे पूछेगा, BF3, BCl3, BBr3 और BI3। BF3 की अगर बात करें, बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। 2p ऑर्बिटल, बोरोन। पहली बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लुईस एसिड क्या होते हैं। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो लुईस एसिड है। BF3 में इस बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, साथ ही साथ वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध है। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसीलिए ये लुईस अम्ल कहलाता है। अब क्या है, जो बोरोन के अंदर ये जो ऑर्बिटल है ये 2p ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के अंदर भी आपको पता है लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? 2p ऑर्बिटल में है। अब आप सबने एक शब्द चीज चुनी होगी, बैक बॉन्डिंग। अगर एक के पास रिक्त कक्षक हो केंद्रीय परमाणु के पास, और पार्श्व परमाणु पर अगर लोन पेयर उपस्थित हो तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है। इसका ये पूर्ण भरा कक्षक और इसका रिक्त कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, और इनके कारण इनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसके बोरोन को दे देता है और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। उसके कारण बोरोन का स्टक कैसा हो जाता है? पूरा हो जाता है। ये जो ओवरलैपिंग है वो इस बात पर डिपेंड करती है इन ऑर्बिटल्स की साइज कैसी है। अगर मान लीजिए यहां भी 2p ऑर्बिटल है और यहां भी 2p ऑर्बिटल है, तो इन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होगी, इजीली बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा,
उसके कारण बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यही कारण है BF3, BCl3, BBr3 और Bi3 के अंदर BF3 की लुईस अम्लीयता सबसे कम होती है और जबकि Bi3 की लुईस अम्लीयता सबसे ज्यादा होती है। आपसे पूछेगा BF3, BCl3, BBr3, Bi3 बोरोन के ट्राई हैलाइड्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा लुईस अम्लीयता किसमें मिलती है? तो BF3 में नहीं मिलती, बल्कि किसमें मिलती है? Bi3 में मिलती है। उसका रीजन यह है, ये जो बैक बॉन्डिंग है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, और जो ओवरलैपिंग है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इनकी साइज कैसी है। अगर इनकी आपस में साइज सेम होती है तो ओवरलैपिंग भी ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है और उसके कारण इस बोरोन का ऑक्टेट कैसा हो जाता है? पूरा हो जाता है। जबकि Bi3 के अंदर अगर हम बात करें, बोरोन जो है इसके अंदर जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है ये 2p है, जबकि अगर हम देखें इसमें आयोडीन के अंदर देखें तो ये 5p है। दोनों ऑर्बिटल्स की साइज एक जैसी नहीं होने के कारण, मैंने अभी अभी कहा ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी साइज सेम होती है तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है, बॉन्ड इजीली बन जाता है, बॉन्ड बन जाने के कारण ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जबकि Bi3 में बोरोन के अंदर तो 2p ऑर्बिटल वैकेंट है और आयोडीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 5p ऑर्बिटल्स में है, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, उसके कारण इजीली बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, बोरोन का कक्षक खाली बना रहता है। यही कारण है BF3, BCl3, BBr3 और Bi3 में सबसे ज्यादा लुईस अम्लीयता गुण Bi3 में मिलती है और BF3 के अंदर एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होते हैं। हमसे पूछा गया अधिकतम किसमें है, तो अधिकतम अभी अभी मैंने कहा अधिकतम जो लुईस अम्लीयता वाला गुण है वो Bi3 में है और सबसे कम लुईस अम्लीयता वाला गुण किसके अंदर है? BF3 में है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। BF3 के अंदर वापस सुन ले, जो बोरोन है उसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लुईस अम्ल है। लेकिन जो फ्लोरीन है इसका पूर्ण भरा कक्षक, बोरोन का रिक्त कक्षक आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ओवरलैपिंग इस बात पे डिपेंड करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइज कैसी है, इनकी साइज बराबर होने के कारण ओवरलैपिंग इजीली हो जाती है। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देता है, बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऑक्टेट पूरा हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यही कारण है बोरोन के ट्राई हैलाइड्स के अंदर Bi3 प्रबल लुईस अम्ल है, जबकि BF3 सबसे कम प्रबल लुईस अम्ल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अभी अभी कहा BCl3, आप देख भी सकते हैं BCl3 कैसे बना होगा। बोरोन परमाणु क्रमांक 5, विन्यास 2s2 2p1, 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला गया। 5 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ऐसा करने के बावजूद भी बोरोन के पास 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली बचा हुआ है। यही कारण है BCl3 क्या होता है? लुईस अम्ल होता है। और AlCl3 की बात करें तो ऐसा कि ऐसा एल्युमिनियम में है 13, 3s2 3p1, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे चला जाएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण एल्युमिनियम भी 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। एक वैकेंट ऑर्बिटल है। आपको पता है लुईस अम्ल कौन होते हैं? जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त कक्षक उपलब्ध होता है वो लुईस अम्ल है। BCl3 और AlCl3 दोनों ही लुईस अम्ल है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के अंदर ऑर्बिटल है 3p, क्लोरीन के अंदर है 3p। अभी अभी कहा अगर एनर्जी लेवल सेम होता है, ऑर्बिटल सेम होते हैं, तो उस स्थिति में इजीली ओवरलैपिंग हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से एल्युमिनियम को दे देगा, एल्युमिनियम को दे देने के कारण ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यही कारण है BCl3 और AlCl3 के अंदर जो BCl3 है वो AlCl3 से क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। साथ ही साथ आपको पता होगा जो AlCl3 है इसमें डाइमर बनाने की टेंडेंसी होती है, इजीली Al2Cl6 फॉर्म कर लेता है और उसके कारण भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यही कारण है BCl3 और AlCl3 में अगर कंपैरिजन की जाए तो जो BCl3 है वो AlCl3 से ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। अभी अभी बताया डाइबोरेन में बोरोन पर जो संकरण है वो कौन सा होता है? sp3 संकरण होता है।
इलेक्ट्रॉन यून यौगिक होता है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, सभी BH बॉन्डों की बंध लंबाई समान नहीं है, जो प्लेन पर है उनकी लंबाई 119 पिकोमीटर है, जो प्लेन के लंबवत है उनकी लंबाई 134 पिकोमीटर है। अभी अभी क्वेश्चन आया BF3, BCl3, BBr3, आपको यह बताना है इनमें लुईस अम्लीयता सबसे ज्यादा किसमें होगी। अभी अभी आपको कहा BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग मिलती है, पश्च बंधन मिलता है, उसके कारण बोरोन का अष्टक पूरा हो जाता है। यही कारण है BF3 के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। BF3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ BCl3 की, BCl3 से ज्यादा BBr3 की, BBr3 से ज्यादा Bi3 की। बोरोन और फ्लोरीन याद करें, फ्लोरीन 2p एनर्जी लेवल, बोरोन के अंदर 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। BF3 से ज्यादा प्रबल अम्ल BCl3 है, BCl3 से प्रबल अम्ल BBr3 है और BBr3 से ज्यादा Bi3 है। अगला क्वेश्चन वर्ग 14 है और आपसे पूछा अपचायक क्षमता का घटता क्रम। अब आप सबको वर्ग 14 का मतलब कार्बन परिवार, काशी गए, शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, विन्यास NH2NP2, कार्बन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मिलेगी, सिलिकॉन में +4 मिलेगी, जर्मेनियम में अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +4 के साथ +2, SN में +4 के साथ +2, लेड में +4 के साथ +2। समझ में आ गया होगा ऐसा कौन से प्रभाव के कारण है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। पहले ही बता चुका, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण निम्न 2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होने लग जाती है। ऊपर से अगर नीचे आओगे तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी और नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। लेड ये चाहेगा कि ये +2 फॉर्म में रहे अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, लेकिन जो नीचे से ऊपर अगर जाओगे तो +2 की बजाय +4 ज्यादा स्टेबल होने लगेगी। यानी लेड तो ये चाहेगा +2 में रहे, टिन ये चाहेगा +2 से +4 में बदल जाए, जर्मेनियम चाहेगा कि +2 से +4 में बदल जाए, सिलिकॉन +4 में रहेगा, कार्बन +4 में रहेगा, क्योंकि इनमें तो अक्रिय युग्म प्रभाव है ही नहीं। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण लेड +4 के साथ लेड +2 भी बनाता है। अब हमसे ये पूछा गया कि आपको ये बताना है कि अपचायक क्षमता किसमें ज्यादा है, कौन से द्विसंयोजी आयन में अपचायक क्षमता ज्यादा है, जर्मेनियम में, टिन में या लेड में, किसमें अपचायक क्षमता ज्यादा है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए अपचायक क्या होता है। अपचायक वो होता है जो दूसरे का अपचयन करता है, खुद का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। हमें पता है जो लेड +4 और +2 में +2 ज्यादा स्टेबल है, लेड +4 और लेड +2 में +2 ज्यादा स्टेबल है। लेड +2 कभी नहीं चाहेगा कि वो लेड +4 में बदल जाए, लेकिन जो SN है वो चाहेगा +2 से किस में बदल जाए, +4 में। जर्मेनियम क्या चाहेगा, +2 से किस में बदल जाए, +4 में, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। इससे ज्यादा इसमें है, इससे ज्यादा इसमें है। अपचायक पदार्थ वो होते हैं जो दूसरे का अपचयन करे, खुद का ऑक्सीकरण करे। जर्मेनियम +2 से +4 में बदलना चाहेगा। क्यों बदलना चाहेगा, क्योंकि +2 से ज्यादा स्टेबल कौन है, +4 है। जबकि लेड के अंदर +4 से ज्यादा स्टेबल कौन है, +2। ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण है। अब अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण लेड +2 है, स्टेबल है। टिन के अंदर +4 और +2 है, लेकिन जब आप अभी भी कहा नीचे से ऊपर जाओगे तो +4 ज्यादा स्टेबल होगा। जर्मेनियम ये चाहेगा कि वो +2 से +4 में बदल जाए। क्यों बदल जाए, क्योंकि उसके अंदर +2 से ज्यादा स्टेबल कौन है, +4 है। नीचे से ऊपर जाने पर +4 ज्यादा स्टेबल है, ऊपर से नीचे जाने पर +2 ज्यादा स्टेबल है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो जर्मेनियम और टिन और लेड के अंदर जर्मेनियम अपचायक का काम करेगा। अपचायक पदार्थ वो होते हैं जो दूसरे का अपचयन करते हैं, खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। जर्मेनियम +2 से अपने आप को +4 में बदलेगा। इलेक्ट्रॉन का जो त्यागना है वो ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। यही कारण है लेड से ज्यादा अपचायक क्षमता टिन में होगी और टिन से ज्यादा जर्मेनियम में होगी, क्योंकि जर्मेनियम ये चाहेगा कि वो +2 से +4 बदल जाए। अपचायक की पहचान ये होती है कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेड ऑक्सीकारक का काम करेगा, ये +4 से +2 में बदलना चाहेगा, जबकि जर्मेनियम +2 से +4 में बदलना चाहेगा। ये अपचायक का काम करेगा, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से क्या होगी, यहां ज्यादा स्टेबल होती है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से वो कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आया था। एक ऑप्शन था Al2O3 और साथ में एक ऑप्शन और था। तो ये सब आप देखें तो ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड तो धात्विक ऑक्साइड है, ये तो क्षारीय ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, ये अम्लीय ऑक्साइड है। सिलिका अम्लीय ऑक्साइड है। ये जो SnO2 है, ये जो टिन का ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी प्रकृति का है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था। Al2O3 के साथ SnO2 भी ऑप्शन में था और पूछा गया था इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं, Al2O3 और SnO2। आपको वर्ग 15 के ऑक्सी एसिड दे दिए, HNO3, फास्फोरिक एसिड, आर्सेनिक एसिड और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्सी एसिड्स। ये आपको नाइट्रोजन परिवार के ऑक्सी एसिड्स दे रखे हैं। ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड्स है, ये फास्फोरस का ऑक्सी एसिड्स है, ये आर्सेनिक का ऑक्सी एसिड्स है और ये एंटीमनी का ऑक्सी एसिड्स है। अगर आप देखोगे तो इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी। जब ऑक्सी एसिड्स के अंदर आपको लगे कि सबके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है तो उस समय विद्युत ऋणता का कॉन्सेप्ट लग जाता है। आप कहोगे नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा। यही कारण है इन सब के अंदर इन ऑक्सी एसिड्स में HNO3 ज्यादा अम्लीय होता है फास्फोरिक एसिड से, H3S4 से, H3S4 से। यही कारण है इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक HNO3, उससे कम H3PO4, फिर H3SO4 और फिर H3SBO4। इनमें से वो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो उदासीन है? मैं आपको पहले भी बता चुका, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। N2O3 अधात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति अम्लीय है। N2O4 अम्लीय है, N2O5 अम्लीय है। लेकिन जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे आप लाफिंग गैस कहते हैं, और साथ में जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है। उदासीन ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो ना तो अम्ल से रिएक्शन करते हैं और ना ही किससे, क्षार से करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन के आपसे पूछा जाएगा। आपको अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन दे दिया जाएगा, अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टिबीन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताएं। अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टिबीन, ये 4 चीज। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो इस बात पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा है। तो आप सबको पता होगा अमोनिया के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यही कारण है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा अमोनिया का होना चाहिए। किससे? फास्फीन और आर्सीन से। फास्फीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का है, आर्सीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का है। उसका रीजन आपके समझ में आ गया होगा कि जो फास्फीन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में वान डेर वाल फोर्स है, आर्सीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में वान डेर वाल फोर्स है। और जो SbS3 है, SbS3 भाई फास्फीन, आर्सीन और SbS3 इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में वान डेर वाल फोर्स है। और जो वान डेर वाल फोर्स है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। पहले आप इन तीनों को बात करें, अमोनिया, फास्फीन और आर्सीन में, इन तीनों में अगर हम बात करें इन तीनों में, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अमोनिया का होगा। उसका रीजन यह है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो स्ट्रॉन्ग है।
तो उसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर वो बॉन्ड टूटेगा और वो वेपर में बदलेंगे। यही कारण है फास्फीन और आर्सिन, इससे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, अमोनिया का होता है। अब हम ये हमारे समझ में आ गया, अमोनिया अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है फास्फीन और आर्सिन से। फास्फीन और आर्सिन की बात करें तो फास्फीन के बीच में भी वान डेर वाल फोर्स है, आर्सिन के बीच में भी वान डेर वाल फोर्स है। वान डेर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। इसका मॉलिक्यूलर वेट फास्फीन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट आर्सिन का है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यही कारण है फास्फीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर्सिन का है और आर्सिन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का है। SbS3 एक्सेप्शन है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और संभवतः ऐसा बहुत ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाने के कारण है। तो इन चारों के अंदर पूछा जाए तो ध्यान रखें, अमोनिया 3rd नंबर पर है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन का, उससे ज्यादा आर्सिन का, 3rd नंबर पर अमोनिया है, और 4th नंबर पर आपका SbS3 स्टेबीन है। P4O10 के अंदर कितने सेतुबंधक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है? P4O10, आप P4O10 बनाए, 4 फास्फोरस बना लिए, इस समय फास्फोरस की बैलेंस की 10 P4O10। P4O10 की स्ट्रक्चर है P4O10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें पूछ रहा है सेतुबंधक ऑक्सीजन, ये जो फास्फोरस को फास्फोरस से जोड़ रहा है ये सेतु है, ब्रिज है, ये तो टर्मिनल ऑक्सीजन है। तो अगर हम ब्रिज ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर ब्रिज ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6 है। पूछा गया H2O और H2S में कौन ज्यादा एसिडिक है? ये है H2O और ये है H2S गैस। वाटर और H2S गैस की बात करें तो वाटर से ज्यादा जो ज्यादा अम्लीय है वो H2S गैस है। उसका रीजन अगर आप देखें तो क्वेश्चन ये है H2O की तुलना में H2S ज्यादा अम्लीय क्यों है? ये ग्रुप की बात है, ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में साइज कॉन्सेप्ट लगता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोटा बॉन्ड है, जबकि हाइड्रोजन और सल्फर बड़ा बॉन्ड है। बड़ा बॉन्ड आपको पता है इजीली टूट जाएगा, यही कारण है H2O की तुलना में ज्यादा एसिडिक H2S है। वर्ग के अंदर साइज कॉन्सेप्ट लगाएंगे, HS बॉन्ड लंबा बॉन्ड है, लिखा होगा HO बंध की तुलना में HS बॉन्ड वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड लंबा है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। यही कारण है H2O से ज्यादा अम्लीय कौन होती है? H2S गैस होती है। आज की क्लास आपके समझ में आई होगी, चिंता नहीं करें, कल भी मैं जरूर क्लास को डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा भाई लाइक और सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। फिर तो मेरे पास टाइम नहीं होगा तो भी मैं टाइम निकालूंगा। थैंक यू आप सबके लिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।